मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते। इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन दिन ब दिन मजीद डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और अब तालिबान उस सतह पर पहुंच चुके हैं, उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि लग रहा है कि अगले चंद दिनों में उनकी हुकूमत वो अपनी बना पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि हमारे जो डीजी हैं आईएसआई वो भी अफगानिस्तान एक रोजा दौरे पर पहुंचे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कि हमने देखा कि जो तालिबान है उन्होंने एक मर्तबा फिर भारत से जो है राब्ता किया और जो एक लग रहा था कि इंडिया जो है वो इस तमाम गेम से जो है वो आउट हो चुका है, लेकिन फिर एक मीटिंग हुई दोनों की, तालिबान की और इंडिया की जानिब से जो है, और फिर उसमें जो है बहुत कुछ तय पाया। इस सूरत हाल पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए डिस्टिंग्विश गेस्ट मौजूद हैं जो एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी। मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी एक्स एनवॉय टू कनाडा एंड साउथ कोरिया, इसके अलावा फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन है, जनरल कौंसल रह चुके हैं ये शंघाई, और फॉरेन अफेयर्स के स्पेशलिस्ट हैं, स्पीकर हैं और इसके अलावा कॉलमनिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच विष्णु प्रकाश जी फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर एंड आई वाज आल्सो पोस्टेड इन पाकिस्तान। वो भी मैं याद करवा दूं कि मेरा पाकिस्तान की भी पोस्टिंग रही है। हाँ जी जी बिल्कुल, बस इसके बाद मैंने यही बोलना था, लेकिन बहुत अच्छा कि आपने खुद बोल दिया। सर, पाकिस्तान में जो है वो देखे ना, यही तो वजह है कि आपसे बात करने का मजा भी आता है और हम चाहते हैं कि आपसे ये जो मालूमात है वो हासिल करें, क्योंकि एक तो इतने लर्नड पर्सन, आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा, दूसरे पाकिस्तान में भी आप देख चुके हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर रहकर आप काम करते रहे। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा, जो मैंने ये स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन दिया जो हमारा टॉपिक है आज का, तो हमने इससे बात का आगाज करते हैं। हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने वहां पे सारे कॉन्सुलेट सब कुछ बंद हो गया, सभी का बंद हो गया, खैर वो तो, लेकिन जाहिर है कि वहां पे बड़ी डेवलपमेंट। आपका तो माशाल्लाह फ्लरिश कर रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि बंद हो गया? सर, उस पे मैं आगे आगे सवाल करूंगी, उस पे फिर बात करते हैं। पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान के बजाय इंडिया की थोड़ी बात कर लूं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो मीटिंग हुई आप जो एम्बेसडर दीपक मतल और मिस्टर स्तांगजई के दरमियान, तो उसमें क्या तय पाया? क्या अब आप लोग तैयार हैं? क्या भारत तैयार है रिकग्नाइज करने के लिए, या आप कैसे देख रहे हैं अपने ताल्लुकात अब तालिबान के साथ? जी, पहले तो सलाम अलैकुम, नमस्कार। दोबारा आपसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो आपके पड़ोस में हो रहा है, पाकिस्तान के पड़ोस में दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, तो सारा अटेंशन दुनिया का पाकिस्तान पे है, तो मुबारक हो। पहले तो देखिए, हमारा तालिबान के साथ हमारी क्या दिक्कत है। हमारी दिक्कत ये है तालिबान के साथ कि जो उन्होंने शारिया का इंटरप्रिटेशन किया है वो एक बड़ा हार्श इंटरप्रिटेशन है। खातूनों को पत्थर मार मार के मार देने, और आज भी सुने हैं कि अभी सुन रहा था मैं कि एक एक्टिविस्ट है खातून काबुल में, नरगिस सद्दात, उनको बहादुर तालिबान के लोगों ने, बड़े बहादुर लोग हैं, खातून को पीट देते हैं। तो देखिए क्या बहादुरी दिखाई है उन्होंने, और किसी के हाथ काट दिए, किसी को गोली मार दी। तो ये इंसानियत के खिलाफ है। तो हमारा ये था रुख तालिबान के साथ कि आप जो करते हैं इंसानियत के दायरे में रहिए, और ह्यूमन राइट्स वगैरह की भी बात नहीं कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है तालिबान के साथ। बहरहाल हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारे तालिबान के साथ हमने उनको एस्टैब्लिश नहीं किया है, हम एजेंडा तय नहीं कर सकते, वो तो वो कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। तो अब हमारा इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में? हमारा इंटरेस्ट एक तो सिविलाइजेशन लिंक तो है ही है, पर उसको के अलावा ये इंटरेस्ट, हमारा कंसर्न ये है कि तालिबान की अफगानिस्तान की धरती या अफगानिस्तान की टेरिटरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए ना इस्तेमाल की जाए। क्योंकि हमको याद है कि 98 में जब क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की थी अफगानिस्तान पे, तो कुछ टेररिस्ट कैंप्स पे लगे थे, और वो टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान के से ये एलईटी वगैरह के चल रहे थे, तो वो 98 का भी याद है। तो हमारा कुछ ये है कि हम जानते हैं कि एलईटी और जैश ए मोहम्मद
लश्कर तैयबा काफ़ी एक्टिव हैं अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने तालिबान के लोगों को मदद भी की, क्योंकि कुछ शहरों में जहां तालिबान की फतेह हुई वहां लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की फुटेज है, उनकी बातें करते, पंजाबी बोलते, कुछ लूटपाट मचाते। तो हमारा एक तो ये है कि वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम ना करें। दूसरा, जो इंडियन लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं वो वापस आ सकें। तीसरा, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, उनको तंग ना किया जाए, वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकें। और एक, जैसे मैंने कहा, इंसानियत का तकाजा हम उनको देना चाहते हैं, तो हमारा ये इंटरेस्ट है। और हमने काफ़ी साल उनसे बातचीत नहीं की थी, पर जो जैसे मीडिया में भी आया था, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कि पिछले कुछ महीने से ऐसा लग रहा था कि ट्रैक 2 पे या बैक चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और फिर 31 अगस्त को तो पहली बार ये एक्नॉलेज किया गया कि ऑफिशियली सानिक ज़ई साहब हमारे एम्बेसडर को दोहा में मिले थे। और जो बातचीत हुई वो तो पब्लिक डोमेन में है। मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज है कि हमने वही जो मैंने जिक्र किया है वो चीज़ों की बातचीत की, और तालिबान और सानिक ज़ई साहब ने हमको एश्योरेंस दी कि जो हमारे कंसर्न्स हैं उस पर पॉजिटिवली अमल किया जाएगा। तो ये बातचीत हुई है अब तक। अब रिकग्निशन वगैरह बहुत दूर है। इस वक्त तो ये है कि एक लाइन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है हमने, और वो बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ क्लियर नहीं है, बड़ा हेजी है सब कुछ। और आपके तो डीजी साहब गए हैं सरकार बनाने के लिए, तो वो क्या करके आते हैं वो, और क्या होता है वो धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। ठीक। सर चलें, अब आपने क्योंकि बात कर दी तो आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजी साहब वहां पर गए हैं, तो वैसे तो जो आई है उनकी तरफ से जो भी अभी तक पता चला है, जराए जो बता रहे हैं वो ये है कि वहां पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि खासतौर पर आप जानते हैं कि वहां से जो भी लोग वो पाकिस्तान के जरिए ट्रांजिट करके दूसरे मुल्कों में पहुंचे, यहाँ पर फिर अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वो भी पाकिस्तान आए, यहाँ से उनको जो है फिर वहां पे भेजा गया। तो इस तरह की जो कहा जा रहा है कि इस तरह की जो भी ऐसी हो रही है एक्टिविटीज, उसको जो है वो जरा उसको करने के लिए कि भाई कौन लोग हैं और किस तरीके से इसको जो है एक राब्ता बनाया जाए और उसको बरकरार रखा जाए, ये सब बातें जो ये सामने आ रही हैं। और फिर जाहिर है आलिया जी, मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ? जी जी जरूर सर। जो आपने कहा है एजेंडा में, एक और चीज भी है कि काबुल में खाना रात का बहुत लजीज होता है, तो उसके लिए भी गए थे वो। मैं आपको बता दूं, मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको। अच्छा चले सर, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वहां पे जाके खाना खाने भी जा सकते हैं काबुल में? नहीं, मैं तो आपके डीजी साहब की बात कर रहा हूँ कि जो आप कह रही थी ना कि किस लिए गए थे, तो एक और भी था कि काबुल में खाना बहुत लजीज होता है सैटरडे इवनिंग को, तो इसलिए भी गए थे। गए हैं सर। आपने खाया हुआ है वहां से? मुझे कौन बुलाता है जी? मेरा तो तालिबान मुझे कभी बुलाता नहीं है। मैं पहले गया हुआ हूँ जो तालिबान का राज नहीं था, तो खैर वो बात की बात है। खाया हुआ इसलिए आपको पता है। नहीं, मैं यही सोची थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि जाहिर है कि आप लजीज है, आप जानते हैं, लेकिन शायद आप पहले गए हो और आपको मालूम है। सर हो सकता है, जाहिर है जब वहां पे गए तो खाना तो खाएंगे। अच्छा सर, ये बड़ी दिलचस्प बात है विष्णु प्रकाश जी, बड़ी दिलचस्प बात है। वो जब से गए ना तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और भारतीय टेलीविजन चैनल्स पर जो चर्चा हो रहा है, इसका खूब जनाब वो बात की जा रही है। तो ये जो एक चीज है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस लिहाज से जो है ना, उनके जाने की वजह से ये एक बहुत बड़ी बात हो भारत के लिए कि जो पाकिस्तान के डीजी हैं वो उधर चले गए। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? देखिए, हम तो कह ही रहे थे, पर अब तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया है, बड़ा खुश होकर बताया दुनिया को कि हमने ही तालिबान को पैदा, तालिबान हमारे मुल्क में हुआ है, तालिबान को हमने ही पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो शायद आपके इंटीरियर मिनिस्टर को तो पता होगा कि हकीकत क्या है। तो
और 20 साल जो पाकिस्तान ने मेहनत की है, आपकी रावलपिंडी जीएचक्यू ने मेहनत की है तालिबान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। तो अब जब आप और आपके वजीर आजम ने तो बड़े बखूबी कहा है कि तालिबान की जो गुलामी की जंजीरें थी, क्योंकि तालिबान तो 20 साल गुलाम था, तो गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। तो अब वो इंस्पेक्शन टूर पे गए हैं आपके डीजी साहब मुआयना करने के लिए कि देखिए हमने जो इतना बड़ा काम किया है, इंजाम किया है, उसको देखने जाएं। तो जब रीजेंट होते हैं, जो जो अपना कुछ क्रिएटर होते हैं, तो देखने जाते हैं कि उनका क्या क्रिएशन कैसे चल रही है, तो वो जाहिर है कि वो तब जाएंगे ही जाएंगे। विष्णु प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह कि जैसे गेम जो है वो पलट गई। अगर आप ये देखिए, यानी जिस तरह आपने कहा कि भारत को जिस तरह कंसर्न्स है वहां पे कि भी भारत की तरफ जो है वो कोई इस दहशतगर्दी ना हो, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जाहिर है कि आप जो है वो एक आम मामूली जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो चाहेंगे उनसे। मेरा ये कहना था कि पाकिस्तान भी के भी ऐसे ही कंसर्न्स है, यानी दोनों मुल्कों की तरफ से जो है वो ये कंसर्न्स बताए जाते हैं कि जी इस तरफ हमेशा पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से नैरेटिव होता है कि वहां पे पहले तालिबान से पहले जो हुकूमत थी वो भारत की तरफ उसका टिल्ट ज्यादा था, और वहां पर इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा ऐसी साजिशें होती थी, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाई जाती थी। अब ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इंडिया को ये खतरात हैं। क्या ऐसी बात है? देखिए, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जो सोच है, इमेजिनेशन है, काफी बुलंद है, और काफी नॉवल लिखने चाहिए, जो जो बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखनी चाहिए, मिस्ट्री नॉवेल्स लिखने चाहिए। तो बहुत आपके पाकिस्तान में किसी वक्त कहा जाता था कि साहब भारत हिंदुस्तान की 40 कॉन्सुलेट्स हैं, तो फिर बेचारों को मिली नहीं 40, फिर 20 पे आ गए, फिर 20 नहीं मिली। तो अब जो 4 बची थी हमारी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी, तो उस पर कहने लगे कि अब इंडिया में तो बड़ी ताकत है साहब कि 4 कॉन्सुलेट्स के से हम, आप जो जो कह रही हैं, या आप तो वो कह रहे हैं जो और लोग कह रहे हैं, तो हम बड़े बड़ा कमाल कर सकते हैं कि 4 कॉन्सुलेट से आपकी बगल में बैठ के। तो अब क्या कहें, यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इमेजिनेशन बहुत बुलंद है, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान में काम किया है, हमने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। जो ये कहते हैं कि इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप रिटर्न्स चाहते हैं, या अगर इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक ना हो तो बोरिया बिस्तर बांध के फैक्ट्री को उठा के और वापस ले गए। तो हम ना तो डैम वापस ला सकते हैं, ना पार्लियामेंट हाउस ला सकते हैं। या हमने इन्वेस्टमेंट की है लोगों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, तो वो तो रहेगी रहेगी। तो बाकी तो खैर हम नहीं जानते, आपके मुल्क में सब जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वही जानते हैं कि बाकी हमने क्या किया है। कम से कम मुझे जो पता है थोड़ा बहुत, वो मैंने आपको बता दिया है। तो पासा पलटने वाली तो कोई ये बात है कि अब पहले सरकार थी, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, आपके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आपके वजीर आजम भी उनके राष्ट्रपति के साथ गले मिला करते थे। तो अब यह है कि तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, और अब हमने एक चैनल ऑफ डायलॉग, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ खोल लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको रिकग्नाइज करते हैं या उनको एंडोर्स करते हैं, या जो उनके कारनामे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अजहर, ये जो आपने बात की कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, गले तो हम मिलते हैं, एक तो यहाँ पे ये बड़ा मसला है ना कि हकीकत जो है वो हम उसको बताने से गुरेज करते हैं, अपनी जनरेशन को भी और खुद भी। गले मिलते थे, लेकिन कोई इतने अच्छे जो ताल्लुकात गनी हुकूमत से पाकिस्तान के नहीं थे। हम जानते हैं बहुत सारे जो है इस तरह के मतनाज़े चीजें रही जिसके ऊपर ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के शायद ज्यादा बेहतर थे। लेकिन ये जो आपने बात की ना सेलिब्रेशन की और ये सारी के भाई, वो तो हम खुद बड़ी तनकीद करते रहे, और आप जो बात कर रहे हैं कि जाहिर है कि ये किस तरीके से बने और किस तरह, वो तो ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है हम पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ के जब अफगान जिहाद के बाद जिस तरह ये क्रिएट हुए, और फिर यहाँ पर ब्रीफिंग हुई थी पॉलिटिशियंस के साथ, जिसमें उसमें भी ये बात हुई थी, जराये ने ये बताया कि जी जो सेलिब्रेशन है वो क्यों की गई, क्या की गई, वगैरह वगैरह। तो हमने तो खुद इस पर बड़ी तनकीद की। अच्छा, आप क्या देखते हैं सर, ये मुझे ये बताइएगा कि अब
ये सिचुएशन जब हो रही है तो फर्ज कीजिए अब आगे जाकर, अभी तो यही नजर आ रहा है कि जैसे यूरोपीय यूनियन और बर्तानिया और अमेरिका ने अभी इनकार कर दिया, वो उनको अभी तो रेकग्नाइज नहीं कर ले अनलेस कि वो उनकी सारी बातें जो है वो मान ले और अपने आप को अच्छा। लेकिन आपको लग रहा है कि अब उनकी हुकूमत जो है वो बन जाएगी, वो अपनी हुकूमत बनाएंगे और बगैर पैसे के, या उनके पास कोई फंड्स तो है नहीं, तो वो किस तरह आगे चलाएंगे हुकूमत को? देखिए, हुकूमत तो बन जाएगी, हुकूमत बन जाएगी, पर किस तरह की हुकूमत बनती है, सवाल ये है। उनका रवैया क्या है, क्या ये सवाल है। ये क्या हुकूमत स्टेबल है, वो काम कर सकती है इकट्ठे, ये सवाल है। क्योंकि तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें। कोई किसी की कुछ सोच है, कोई बहुत कट्टरपंथी है, बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, कोई रेडिकल है, कोई जैसे दोहा वाला ग्रुप है, वो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। और फिर आपका खास ग्रुप है हकानी ग्रुप, वो तो उनका तो अलग एजेंडा है। और जैसे इनके सुप्रीम लीडर हैं या स्पिरिचुअल लीडर अखुंडज़ादा, अब उनको तो देखा भी नहीं गया, उनके बारे में तो सुनते रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तान की जेल में थे, नहीं साहब वो तो कंधार में थे, नहीं साहब। तो इसलिए कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह होगा। फिर जो पहले सिविलियन लीडर थे, करजाई साहब, अब्दुल्ला साहब, वो भी कोशिश कर रहे थे कि अपना कुछ उनका रोल हो जाए। और वैसे तो खैर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि उन्होंने बड़ा कह दिया है कि हम खातूनों को तो सरकार में लेंगे नहीं, क्योंकि खातूनों का क्या क्या मतलब है, खातून है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत भले लोग हैं कि खातूनों को तो जो, और वो 50% जो दुनिया है वो खातूनों की है। अब ये पैदा कैसे हुए थे वो दूसरी बात है, पर खातूनों से बात नहीं करेंगे। तो अब कैसे चलती है सरकार, क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, और इनके क्या जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। ये मैं एक मिनट के लिए ये भी मान गया कि ये कुछ सेक्शंस हैं जो चाहते हैं कि हम मॉडरेट करें। मैं मानता हूं कि चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि 20th सेंचुरी में से 21st सेंचुरी में बहुत फर्क है। फर्क सबसे बड़ा ये भी है कि एक 20 साल सेमाई डेमोक्रेसी रही है। खातूनों ने 40% बच्चियां, 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चियां हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो खातूनें हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है, इंडिपेंडेंस देखी है, एजुकेशन देखी है, तालीम देखी है। तो जाहिर है कि वो अपने राइट समझती हैं। और दूसरा सोशल मीडिया है, जो कि 2001 में नहीं था। और सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, 70% अफगान्स के पास फ़ोन है। तो तालिबान को ये भी मुश्किल है, और जैसे कोई भी टोटलिटेरियन रिजीम्स है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, सबको ये मुश्किल है कि सोशल मीडिया को कैसे डील किया जाए। तो ये हकीकत है। पर अब किस तरह की सरकार बनती है, और जो जो ग्रुप चाहता है कि मॉडरेट हो, क्या उनकी हिदायत नीचे तक जाएगी? क्या कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइंग फिगर है जो कि सबको साथ लेके चल सकता है? और सॉरी, मैं भूल ही गया कि जो तालिबान के क्रिएटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ मुनस्सर होगा, क्योंकि वो शायद डीजी साहब उनको समझा के आएंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी डीजी साहब से इंटरव्यू हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं कुछ सीख लूंगा उस चक्कर में। सर हमें कहाँ वो इंटरव्यू देंगे, हम तो इतनी तनकीद करते हैं सर पॉलिसीज पर इतनी ज्यादा। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो हम एक बात कही जा रही है कि तालिबान जो बल्कि मैं देख रही थी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं वो इस तरीके से कि पहले हमने देखा कि बिल्कुल जब वो एक आइसोलेशन हमें नजर आई कि इंडिया जो है वो अब बीच में नहीं, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा चल रही थी, फिर उन्होंने जो है खुद से ये बात कही कि हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और फिर इंडिया से मुलाकात भी हो गई। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि फर्ज कीजिए कि वो अपनी हुकूमत बनाते हैं और एक मौका ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हमें आपसे पैसा भी चाहिए, हमें आपसे फौजी इमदाद भी चाहिए, या वो एक मौके पर आके जिस तरह पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी टीटीपी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मान गए, लेकिन फिर उनका एक और स्टैंस नजर आया कि नहीं वो तो आपका अपना मामला है, हम क्या करें। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ऐसा मौका आता है कि वो इंडिया से मदद लेते हैं, फौजी इमदाद भी मांगते हैं हर तरह की, तो क्या भारत ऐसी इमदाद करने पे तैयार होगा अपनी फौज वहां पे उनके लिए भेजने के लिए, या पैसे के जरिए और तरीके से?
तो आप सोचती हैं कि ये भी हो सकता है कि एक दिन वो भारत के कहें कि हिंदुस्तान को कहें कि फौज भेज दीजिए ताकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर सकें, ये यहाँ तक सर भी वो पहुंच तालिबान सकते हैं? जनाब, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि वो उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम तो ये कह रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये वो बड़ा दोनों तरफ संजीदा से ये कर बड़ा सकते हैं, बड़ा संजीदा हमसे भी ये मामला कर है। सकते बड़ा संजीदा मामला है। मैं इसका संजीदा मुझे इस पर अपनी राय आपसे शेयर करनी चाहिए। देखिए, मैं लिखता भी हूं जैसे आप कह रही थी, और मैंने अभी परसों ही एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने बड़ा पब्लिकली कहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस किसका है। ये जो ग्रैंड गेम चल रही है, पावर गेम चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का हो रहा है, अफगान के अवाम का हो रहा है। अफगान के अवाम पिस रहा है, बच्चे पिस रहे हैं, महिलाएं पिस रही हैं। तो और सुनते हैं कि काफी इस वक्त खाने की मुश्किल है, दवाइयों की मुश्किल है, और मुश्किल आते हैं। तो उनका तो बेचारों का कोई दोष नहीं है। तो कम से कम इंसानियत के नाम पे, इंसानियत तो खत्म नहीं हुई है, सिविलियन गवर्नमेंट खत्म हुई है, इंसानियत तो बाकी, शायद बाकी है अभी थोड़ी बहुत, जो भी बाकी है। तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो तो देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहा है कि हिंदुस्तान को सबसे पहल करनी चाहिए। देखिए कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है और शर्मनाक बात है कि अमेरिका और बड़ी ताकतें हैं, हम तो पश्चिमी कहते हैं, आप शायद क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को क्या कहते हैं आप लोग? जी, हम वेस्ट कहते हैं, मगरबी मैं जी भूल मगरबी। जाता हूँ। जी तो जी जी। जो मगरबी ताकतें हैं, $300 मिलियन आलिया जी रोज खर्चा करते थे वॉर ऑन टेरर पे। $300 मिलियन थोड़ा नहीं होता। पर $3 मिलियन अगर बोल दीजिए कि आप $3 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देख लें, तो सबको नींद आने लग जाती है, किसी को एमनीजिया हो जाता है, कोई दूसरी तरफ देखने लग जाता है। और यूएन ने 13 सितंबर को उन्होंने मीटिंग कॉल की है। तो लोग जो अगर भूखमरी है, ये समस्या है, खाना नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो उनको वेट करनी चाहिए कि सेक्रेटरी जनरल साहब के पास समय होगा 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर को एक मीटिंग कॉल करेंगे। तो बहरहाल हम दूसरों को क्या कहें, हमको खुद भी इंसानियत के नाते मैंने तो ये कहा है कि हमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए। वो तालिबान के लिए नहीं है, वो अवाम के लिए है। तो वो, और जो अगर आपकी और मेरी बातचीत कोई सुन रहे हैं, तो मेरा तो यही सबसे यही इल्तिजा है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप कम से कम अवाम साथ दीजिए। तो बाकी तो खैर कहने की बात है कि फौज की सपोर्ट होगी, ये सपोर्ट होगी, वो इस मामले पे तो हम अपना अगर इमेजिनरी हवाई किले, जैसे हम कहते हैं इंडिया में कि हिंदी में हवाई किले बनाने हैं, तो बहुत ऊंचे बनाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आपस में बैठ के हम लोग कहानियां लिखेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने जो काम किया, मैं तो खुद बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि वहां पे जो डेवलपमेंट्स हुई जितनी, वो इंडिया ने करवाई, और वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक आम लोगों की भलाई के लिए, उनके काम आने वाली सारी चीजें थी। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, चलिए, आपने ये कहा कि जनाब ये जो अगर वो भारत से राब्ता करते हैं, एक बात और बड़ी जो है ना, वैसे तो सर आप जानते हैं कि इस दौरान बड़ी मजाक खेज चीजें चल रही हैं, तो अच्छा एक और बात चली, उसमें ये कहा कि जो कश्मीर है वो तालिबान आजाद करवा के देंगे। तो अब बिल्कुल जी, अभी जो बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक हो। मैं तो जी, भूल ही गया था कि नीलम शेख जी ने बिल्कुल कहा है कि देखिए तालिबान आ गया, मजा आ गया, वो तो अब हमको गिफ्ट तोहफा देंगे। तो मैं नीलम शेख जी को बधाई देता हूं आपके थ्रू। मेरा सवाल इस पे आपसे ये होगा कि अभी भी जो है ना, वो मेरा ख्याल है 1 या 2 रोज पहले तालिबान की तरफ से एक बयान में ये पड़ी थी कि जहां उन्होंने ये कहा कि ताल्लुकात, अब ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के हवाले से हम बात कर सकते हैं, और जो कश्मीर के मुसलमान हैं, हाँ ठीक है, हम उनके लिए भी आवाज उठा सकते हैं। तो उनकी तरफ से अब ये, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आपका देश जो पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है, तो आप ही तो मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं कि नहीं? जो मुसलमान, सब मुसलमान देशों के लिए आवाजें उठाते हैं। और जो जो करते हैं वो खैर मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि आपको थोड़ी मायूसी होगी मेरा जवाब सुन के। तो कहने में बहुत कुछ है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कंट्रीज ने हर रोज हर कुछ महीने में रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं इसकी 50-50 पैराग्राफ्स के रेजोल्यूशन, और उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद अगले 6 महीने के बाद फिर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो खैर तालिबान अगर कह रहा है कि उनका हक है तो उनके कहने को तो कोई रोक नहीं सकता। और हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो शायद तालिबान की सपोर्ट के लिए बैठे भी नहीं हुए हैं, वो शायद खुश हैं और बड़े ग्रो कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। खैर ये तो हमको लगता है, पर हमारी समझ बहुत कम है। जो पाकिस्तान रेज करता है आवाज़ या करता है तो उनको ज़्यादा पता होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर। तो जी नहीं सर, हम तो खुद बड़ी, ये तो एक ऐसा जोक है कि ऐसी हमने इसके ऊपर जो है वो बहुत प्रोग्राम्स भी किए और बड़े वो किए कि इस तरह की मज़ाक़ खेज़ बातें करना और ऐसी बातें करना कि जिसकी वजह से अपना ही इमेज खराब हो, तो वो बड़ी ही अजीब बात है। हम तो खुद आप जानते ही हैं, मतलब हम तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस तरह की कोई बात हो, कोई इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए, कुछ भी इस तरह से हो। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इस सूरत हाल में जबकि हम अब ये देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत के माबैन जो दरमियान में ताल्लुकात हैं, वो आप कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? क्या कशीदगी आएगी, ऐसे ही रहेंगे या बेहतर होंगे? बहुत बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, ऐसा लगेगा कि मैं घिसा पिटा रिकॉर्ड हूँ, मैं वही बात बार बार करता रहता हूँ, पर मेरे पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है और आपने पूछा है तो हकीकत क्या है और जो हम समझते हैं। खैर आपका रवैया या मैं जब आपका कह रहा हूँ तो पाकिस्तान में कुछ और सोच होगी। देखिए, हमको पाकिस्तान के साथ कोई मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं तो कम से कम ये हो कि पड़ोस में रह के आप अपना जो करना कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, ये हम चाहते हैं। पर हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता। अब अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी चलती रही और वो हमारे देश में कश्मीर में, जम्मू में, अलग अलग जगह पे जो आपकी तंजीमें हैं वो दहशतगर्दी फैलाती नहीं, तो जाहिर है कि हम बातचीत करें, मान लीजिए बातचीत करते हैं और उसके बाद बम फूटने शुरू हो जाते हैं, तो हमारा भी अवाम है वो भी हमसे सवाल पूछता है। तो हमको तो इतना चाहिए कि जब आपके बाजवा साहब ने कहा था कि सीज फायर हो जाएगा, क्या हमने गोलियां चलाई? खुशी की, हमने वेलकम किया। जब आपने कहा कि ट्रेड की बात जो हो रही है तो हमने वेलकम किया। हमने शायद काफी इनिशिएटिव लिए थे बातचीत करने के लिए, पर एक आपके मुल्क में हुआ बैठा हुआ है कि देखिए हिंदू तो बड़े जालिम लोग हैं, बड़ा ये पाकिस्तान के को ख़त्म करना चाहते हैं। हम 1947 के आज़ाद हुए हैं, 53 और 21 74 साल हो गए हैं। आपका देश बहुत बड़ा देश है, आपका देश आबाद रहे, खुशहाल रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में खुराफात होती है, आतंकवाद होता है, तो हमारे डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, पर अगर आपके कुछ भी आर्मी या ISI या जिहादी जो हैं वो ये समझते हैं कि वो भारत से ज़बरदस्ती कुछ करवा लेंगे, तो शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। नुकसान उनको भी होगा, हमको भी फ़ायदा नहीं होगा। पर ये डिसीजन आलिया जी आपके हुक्मरानों को करना है, ये हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपके हुक्मरान बैठ के ये सोचेंगे कि पाकिस्तान 50 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ हो गया है, आज आप किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी अगर ये देखा जाए तो कि दुनिया में आपके लिए क्या इमेज है, तो शायद वो हुक्मरान डिसाइड करेंगे। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि हुक्मरान जल्दी डिसाइड कर लें और ठीक डिसीजन लें ताकि अमन और शांति बनी रहे। हमारी तरफ से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं अब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पर हमारी तरफ से कभी ढील होगी ये नहीं होगा। पर हाँ, हम बातों में नहीं आएंगे, हम देखेंगे कि वो जैसे कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई,
वेरिफिकेशन ज़रूर होगी और हम देखेंगे कि कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम शायद पाकिस्तान अगर 2 कदम चलेगा तो हम 4 चलेंगे। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी, जो आपने बात की, बहुत बहुत ही जबरदस्त बात आपने की। मैं आपको इसी के उससे क्योंकि अब आपने बात की तो मैं आपको ये बताती चलूं कि बिल्कुल मैं तो खुद ये कहती हूं कि जब ये बात हुई थी एलओसी पे सीज फायर की, उसके बाद दोनों तरफ से दोस्ती के कदम जो है या ताल्लुकात का कदम आगे बढ़ना चाहिए था, और जो तिजारत पे बात हुई वो पाकिस्तान की तरफ से ही एक यू टर्न लिया गया। और क्योंकि यहाँ पर जो है वो वोट लेने के लिए भी बहुत सारे स्टैंसेस अपनाए जाते हैं, नैरेटिव्स अपनाए जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि एक ऐसे इमोशन जो कि लोगों में पैदा किया जाता है अगर किसी मुल्क के खिलाफ, तो फिर आपने वोट लेने उन्हीं के पास जाना होता है, तो फिर आप ट्रेड का जो है वो कहते हैं वो अगर हमने ये कर लिया तो हमारे ऊपर तो इल्जाम आ जाएगा। ये सब चीजें बिल्कुल, और मैं खुद इसको कंडेम करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ट्रेड को शुरू होना चाहिए दोनों के बीच। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात ये भी बताती चलूँ, क्योंकि हमने इस इशू पे बात की है, कि अभी जो ब्रीफिंग हुई है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसमें जो आर्मी चीफ की तरफ से जो जराए बता रहे हैं, एक बयानिया जो सामने आया वो ये आया है कश्मीर के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, कि जो हम नहीं चाहते कि कश्मीर में जो नौजवान हैं वो अपनी जानें दें और दोनों तरफ के जो फौजी हैं वो भी, उनकी भी जानें जाएं। तो इसको जो है वो इस तरीके से हल होना चाहिए कि जिसमें एक टॉक का सिलसिला हो, बातचीत का सिलसिला हो। तो ऐसे ही लगता है कि इससे कि इस तरह भी शायद जो है वो एक ऐसा नैरेटिव सामने आए जिससे तमाम मामला सुलझ सकें। आप अगर इस पे कोई कमेंट करना चाहें, वरना फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी आवाज़ बुलंद रहे, और ऐसे जो अगर विचार हैं तो भगवान करे, अल्लाह करे ये ऐसा ही हो। मैं बड़ी संजीदा तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है 74 साल से, ये पाकिस्तान के हित में नहीं है और हिंदुस्तान के हित में नहीं है। अगर अब भी हम एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे उम्मीद बहुत कम है, पर कभी उम्मीद हारता नहीं है एक डिप्लोमेट, या तो उम्मीद रखते हुए थोड़ी बहुत अगर ये होता है तो हमारे सब के लिए बहुत अच्छा है। Thank you so much, Ambassador Vishnu Prakash, for your precious time. Thanks a lot, sir. Always a pleasure talking to you. And as I said, God bless you. You are a voice of reason, and it's a pleasure talking to you. Thank you. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।